नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959 का जो चैप्टर 12 है, अध्याय 12 है, जिसके अंतर्गत सेक्शन 157 से लेकर सेक्शन 180 तक की धाराओं का उल्लेख किया गया है। 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा इस चैप्टर से कई सारी सेक्शंस को डिलीट कर दिया गया और वर्तमान में इस चैप्टर में टोटल 22 सेक्शंस हैं, 22 धाराएं हैं और इन 22 धाराओं को अध्ययन की दृष्टि से हम यहां पर 3 पार्ट्स में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए के अंतर्गत हम देखेंगे सेक्शन 157 से लेकर सेक्शन 164 तक की सेक्शंस को। फिर इसके बाद पार्ट बी के अंतर्गत सेक्शन 165, सेक्शन 166 और सेक्शन 170 से लेकर सेक्शन 170 डी तक की सेक्शंस को देखेंगे। ये सारी की सारी सेक्शंस जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इन सेक्शंस को एक ग्रुप में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे पार्ट सी, जिसके अंतर्गत सेक्शन 167, सेक्शन 168, सेक्शन 173 से लेकर सेक्शन 180 तक की सेक्शंस का अध्ययन जो है हम इस प्रकार से करेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेक्चर। मित्रों, चैप्टर 12 के पार्ट ए के अंतर्गत हम जो है टोटल 6 सेक्शंस का 6 धाराओं का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे सेक्शन 157 से लेकर सेक्शन 164 तक की सेक्शंस को। अब हम देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 157 क्या प्रावधान करती है। अब यहां पर बात को समझिएगा। सेक्शन 157 जो है एक प्रकार की घोषणा है। यह घोषणा करती है भूधरतियों के वर्गों के संबंध में। अब इस सेक्शन में प्रावधान क्या किया गया, इस सेक्शन में बताया गया है राज्य से धारित भूमियों के भूधारियों का केवल एक ही वर्ग होगा जो भूमि स्वामी के नाम से ज्ञात होगा। तात्पर्य है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमियों को धारित करता है, भूधारी है, ऐसे व्यक्तियों का एक ही वर्ग माना जाएगा, वह वर्ग होगा भूमि स्वामी। अब यहां पर यह सेक्शन इस बात को भी बतलाती है कि वास्तव में एक्चुअल में जितनी भी भूमियां हैं राज्य के अंतर्गत, वह सभी भूमियों का एब्सोल्यूट ओनर, जो उसका संपूर्ण स्वामी जो है, वह राज्य होता है। राज्य जो है अपनी भूमियों को विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न शर्तों के अनुसार भूमियों को आवंटित करती है और जिन लोगों को आवंटित भूमियां की गई हैं, चाहे वो किसी भी शर्त के अनुसार किसी भी रूप में की गई हो, उन सभी को जो है यहां पर भूमि स्वामी माना गया है। यहां पर घोषणा की गई है कि राज्य से धारित भूमियों के भूधारी जितने भी हैं, जिस जिस कैटेगरी में आते हो, जिन जिन शर्तों पे वो भूमियां धारण करते हो, उन सबको जो है यहां पर भूमि स्वामी माना जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत। तो यहां पर यह बात स्पष्ट हुई। अब इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 158 जो प्रावधान करता है भूस्वामी के संबंध में। अब इस सेक्शन का अध्ययन करने से पहले जो है हमें एमपी लैंड रेवेन्यू कोड की सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1 के अंतर्गत जो जेड क्लॉज है, जिसके अंतर्गत भूधारी की परिभाषा दी गई है, टेन्योर होल्डर की डेफिनेशन दी गई है, उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। अब इस सेक्शन में क्या बताया गया, इस सेक्शन में बताया गया है भूधारी से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है और जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन भूमि स्वामी है या भूमि स्वामी समझा जाता है। अब यहां पर इस सेक्शन में भूधारी के संबंध में 2 मेन एलिमेंट है। पहला एलिमेंट है कि ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता हो, किसी भी रूप में करता हो, उसको जो है भूधारी माना जाएगा। अब इसके बाद जो इसका सेकंड एलिमेंट है, जो कि और से शुरू होता है, और जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन भूमि स्वामी है, मतलब इस संहिता ने जिसे भूमि स्वामी घोषित किया है या भूमि स्वामी समझा जाता है इस संहिता के अनुसार। अब वे कौन व्यक्ति हैं जो कि भूमि स्वामी है या समझे जाते हैं इस संहिता के अंतर्गत, इसके संबंध में सेक्शन 158 बताती है कि भूमि स्वामी किसको समझा जाएगा, कौन कौन व्यक्ति जो है भूमि स्वामी के अंतर्गत आएंगे। अब इस सेक्शन के अंतर्गत जो है टोटल 3 सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। अब इन तीनों सबसेक्शंस को जो है हम एक एक करके यहां पर अध्ययन करेंगे,
जिसके अंतर्गत सब सेक्शन 1 में यह बताया गया है कि जब हमारी यह संहिता, हमारी एमपी लैंड रेवेन्यू कोड जब इनफोर्स में लाई गई थी, तो उससे पहले एमपी के अंतर्गत जो है विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की संहिताएं प्रवर्तन में थी और उन विभिन्न संहिताओं में विभिन्न प्रकार से जो है लोगों को भूमि में अधिकार दिए गए थे। भूमि को जो है अलग अलग तरीके से उन लोगों को जो है प्रदान किया गया था। तो ऐसे अन्य जो विभिन्न क्षेत्रों में जो अन्य अलग अलग प्रकार की संहिताएं प्रवर्तन में थी, उनके अंतर्गत जितने भी भूमि धारण करने वाले लोग थे, उनके संबंध में यहां पर घोषणा की गई है कि वह सभी जो है भूमि स्वामी माने जाएंगे। अब वो कौन कौन है यहां पर हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहां पर बताया गया मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1954 के उपबंधों के अनुसार महाकौशल क्षेत्र में भूमि धारण करने वाला व्यक्ति, मतलब कि हमारी एमपी लैंड रेवेन्यू कोड से पहले जो है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1954 प्रवर्तन में थी और इस संहिता के अंतर्गत वो व्यक्ति जो महाकौशल क्षेत्र में भूमि धारण करते थे, उन सभी लोगों को यहां पर भूमि स्वामी माना जाएगा। अब इसके बाद हम बी पॉइंट देखते हैं, जिसमें बताया गया है मध्य प्रदेश भू आगम एवं कृषाधिकार विधान संवत 2007। अब इसके अंतर्गत जो माफीदार कृषक थे, इनामदार कृषक थे, छूट खाता धारक थे, इन सबको जो है इस सेक्शन ने भूमि स्वामी घोषित किया है। फिर इसके बाद देखें भोपाल राज्य भू राजस्व संहिता 1932, मतलब जो भोपाल स्टेट था, जो भोपाल राज्य था, वहां पर 1932 का जो संहिता भू राजस्व संहिता प्रवर्तन में थी, इसके अंतर्गत जो दखल रहित या दखलकार कृषक थे, ऐसे कृषक जिनको दखलकार कृषक के रूप में जो है निर्दिष्ट किया गया था, उन सभी दखलकार कृषकों को यहां पर भूमि स्वामी माना गया है। फिर इसके बाद हम देखें विंध्य प्रदेश भू राजस्व एवं काश्तकारी अधिनियम 1953, जो विंध्य प्रदेश था उसके अंतर्गत जो भू राजस्व एवं काश्तकारी अधिनियम 1953 था, इसके अंतर्गत भी कुछ ऐसे कृषक थे जिनको विभिन्न प्रकार से अधिकार प्रदान करते हुए भूमि में दखल के अधिकार थे। अब कौन कौन से थे, किस किस नाम से जाने जाते थे देखेंगे। 55-45 कृषक, पट्टेदार, निकुंजधारी कृषक, तालाब धारक कृषक, ये जितने भी कृषक थे, इन सबको भी इस जो है धारा ने भूमि स्वामी घोषित किया है। यह सभी लोग भी भूमि स्वामी की कैटेगरी के अंतर्गत शामिल हैं। अब इसके बाद 5वें नंबर पर देखते हैं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यथा परिभाषित खाता धारक कृषक, निकुंजधारी कृषक। जैसे कि हम सभी लोगों को मालूम है कि जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, तो मध्य प्रदेश में कुछ भाग जो है राजस्थान से जो है मध्य प्रदेश में शामिल किया गया, तो उस क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रवर्तन में था और उस अधिनियम के अंतर्गत जो खाता धारक कृषक थे, जो निकुंजधारी कृषक थे, उन सभी को जो है इस सेक्शन के अंतर्गत भूमि स्वामी घोषित किया गया है, भूमि स्वामी माना गया है। तो यहां पर हम जब सब सेक्शन फर्स्ट देखते हैं तो उसके अंतर्गत हमें 5 प्रकार के भूमि स्वामियों के संबंध में प्रावधान मिलते हैं कि ये 5 अधिनियमों के अंतर्गत जो भूमि स्वामी विभिन्न नामों से जाने जाते थे, विभिन्न शर्तों के अनुसार भूमि धारण करते थे, उन सभी को यहां पर भूमि स्वामी माना गया है। अब इसके बाद हम देखें उपधारा 2, ये प्रावधान करती है देशी राज्य का शासक जो कि मध्य प्रदेश राज्य का भाग है, संविधान लागू होने से पहले भूमि धारण करता है। अब यहां पर बात समझिएगा, जैसे कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि जब भारत आजाद हुआ, भारत के बाद भारत में विभिन्न प्रकार की रियासतें थीं और उन रियासतों ने भारत में विलय किया था। तो उस विलय पत्र के अनुसार और जो भी कंडीशंस उसकी थी उसके अनुसार ऐसे शासकों को, ऐसे राजाओं को जो है कुछ भूमियां प्रदान की गई थी अपने उपभोग के लिए, उस पर दखल के लिए। तो ऐसी भूमियों के संबंध में जो देशी राज्य थे, जो उनके शासक थे, उन सभी को जो है सब सेक्शन 2 के अंतर्गत क्या घोषित कर दिया गया, भूस्वामी घोषित किया गया है। वह सब शासक जो है भूस्वामी की परिभाषा के अंतर्गत भूस्वामी माने जाएंगे। तो यहां पर सब सेक्शन 2 के अंतर्गत यही बात का जो है घोषणा की गई है, इसी बात का उल्लेख किया गया है।
अब इसके बाद हम देखें उपधारा 3, जो प्रावधान करती है राज्य सरकार से पट्टे पर भूमि धारण करते, मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो कि इस संहिता के लागू होने के बाद और 1992 के समय से, मतलब 1992 के पहले या बाद में किसी भी रूप में अगर कोई व्यक्ति राज्य सरकार से पट्टे पर भूमि धारण करता है, अब उन सभी लोगों को जो है भूमि स्वामी माना जाएगा। अब यहां पर बात समझिएगा कि उपधारा 3 के अंतर्गत परंतु में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो व्यक्ति राज्य सरकार से पट्टे पर भूमि धारण करते हैं उनको हम भूमि स्वामी तो मानेंगे, भूस्वामी तो मानेंगे, लेकिन जिस तारीख को उनको भूमि दी गई है उससे 10 वर्ष तक ऐसी भूमि का अंतरण नहीं किया जा सकता। बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर जो वास्तविक कृषक हैं जिन्हें भूमियां दी गई हैं वह उस भूमि को किसी अन्य को अंतरित ना कर दें, कोई व्यक्ति उनको बहला फुसलाकर उनसे उनकी भूमि ना हड़प ले, तो इस चीज को, इस कह सकते हैं कार्य को रोकने के लिए यहां पर 10 वर्ष का एक बाउंडेशन लगा रखा है कि 10 वर्ष तक ऐसी भूमि का अंतरण नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ 2018 में यहां पर संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया कि धारा 165 की 7 मतलब 7B जो है, धारा 165 की सबसेक्शन 7 का बी क्लॉज जो है, जो कि भूमियों के संबंध में कुछ कह सकते हैं कंडीशन लगाता है कि अगर भूमि पट्टे पर दी गई है तो ऐसी भूमि को जो है, अगर SC ST का वर्ग के लोग हैं तो इनके संबंध में कंडीशंस लगाई गई है। तो यहां पर यह भी कहा गया है कि इन कंडीशंस का भी पालन करना होगा, उसके बाद ही ऐसी भूमियों का अंतरण किया जा सकेगा। तो यहां पर सेक्शन 158 के अंतर्गत जो 3 सब सेक्शंस हैं उनमें यही सारे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 159। यह प्रावधान करती है भूमि स्वामियों के द्वारा भू राजस्व। अब बात समझिएगा, इस सेक्शन में जो भूमि स्वामियों का उल्लेख किया गया है वह भूमि स्वामी सेक्शन 158 के अंतर्गत जो भूमि स्वामी माने गए हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है कि धारा 158 के अधीन जो भूमि स्वामी है उस भूमि को अपने पास जो है रखने के संबंध में, उसमें दखल रखने के एवज में जो सरकार को अगर कोई भू राजस्व देता था तो वह भू राजस्व देता रहेगा, और अगर कोई व्यक्ति इस तरह से पट्टा रखता था जिसे भूमि स्वामी घोषित कर दिया गया है और वो पट्टे की प्रीमियम देता था तो उस प्रीमियम की राशि के बराबर भू राजस्व वह देता रहेगा। इसके संबंध में उल्लेख जो है सेक्शन 159 में किया गया है। तो यहां पर यह बात भी क्लियर हुई कि सेक्शन 158 के अंतर्गत ऐसे भूमि स्वामी जिन्हें भूमि जो है भूस्वामी माना गया है वह जो है किस प्रकार से भू राजस्व देंगे, इसके बारे में उल्लेख यहां पर किया गया है। अब जो अगली सेक्शन है सेक्शन 160 धारा 160, यह प्रावधान करती है भू राजस्व का भुगतान करने के दायित्व से दी गई छूट का प्रतिशरण, मतलब कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें भू राजस्व के भुगतान से छूट दी गई थी उस छूट का प्रतिशरण के संबंध में प्रावधान किया गया है। इस सेक्शन में यह उल्लेख किया गया है कि जितनी भी छूटें दी गई थी उन छूटों को समाप्त किया जाता है। सब सेक्शन 1 के अंतर्गत यह प्रावधान है। सेक्शन 160 की सब सेक्शन 1 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है कि जितनी भी भूमियों को भू राजस्व से छूट दी गई थी वह छूट अब समाप्त की जाती है। सभी भूमियों पर उसी प्रकार से भू राजस्व दायी होगा जो कि उस भूमि पर निर्धारित किया गया है। लेकिन उपधारा 2 जो है यहां पर एक विशेष बात प्रावधान करती है। उपधारा 2 के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी भूमि को सार्वजनिक, धार्मिक या पूर्व संस्थान के रूप में धारण करता था और ऐसा जो वो धारण करता था वह किसी कल्याणकारी या किसी विशेष कार्य के प्रयोजन से करता था, और ऐसी स्थिति में उसको उस कार्य को सुचारू रखने के लिए उस भूमि पर भू राजस्व की माफी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यह संस्था या जो भूमि जो धारण करते हैं यह सरकार को आवेदन देंगे कि सरकार जो है जो छूट उन्हें दी गई थी उन्हें पुनः प्रारंभ करे। अब सरकार के पास जब आवेदन जाएगा तो सरकार जो है उस पर जांच वगैरह करेगी, अगर युक्त समझेगी तो छूट को जो है वापस जारी कर सकती है। और इसी के साथ साथ इस सेक्शन की जो सब सेक्शन 4 है इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जब तक यह कार्रवाई चलेगी, जब तक ऐसी जांच की, पुनरीक्षण की या जो है प्रत्याहार किया गया था उसकी जो भी कार्रवाइयां चलेंगी
उस कार्यवाही के दौरान इस भूमि पर जो भू राजस्व है उसका दिया जाना रोक दिया जाएगा। मतलब कि जब तक प्रोसीडिंग चल रही है, जब तक जो है भू राजस्व नहीं लिया जाएगा, उसके बाद जो डिसीजन आएगा, जो निर्धारण होगा, उसके अनुसार जो है भू राजस्व लिया जाएगा। तो यहां पर सेक्शन 160 के अंतर्गत यही सारे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद हम देखें सेक्शन 161। सेक्शन 161 के अंतर्गत भू राजस्व में कमी के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है, यहां पर जलवायु भी अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकृति की है। कई सारी समस्याएं जो है कृषि में कई बार आती है, कई बार कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर सूखा पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को भू राजस्व में कमी करने और उसमें छूट के संबंध में प्रावधान यहां पर किए गए हैं कि कलेक्टर साहब जो हैं, जिस जिले के कलेक्टर हैं, वो कलेक्टर साहब जो है अपने जिले में जो भी परिस्थितियां हो, अगर उनके अनुसार जो है उन्हें ऐसा लगता है कि भू राजस्व में कमी करनी चाहिए, तो वह यहां पर सशक्त है कि वह भू राजस्व में कमी कर सकते हैं। तो सेक्शन 161 में जो है कलेक्टर को आप ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर जो है कलेक्टर के संबंध में आप ध्यान रखिएगा। सेक्शन 161 के अंतर्गत कलेक्टर को पावर है भू राजस्व में कमी के लिए। तो यहां पर यह बात क्लियर हुई। अब इसके बाद जो सेक्शन 162, सेक्शन 163 जो है, ये दोनों की दोनों सेक्शन जो है इन्हें 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा जो है हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। अब हमें इनका अध्ययन नहीं करना है। तो अब यहां पर जो सबसे लास्ट सेक्शन है हमारे पार्ट ए के अंतर्गत, सेक्शन 164। सेक्शन 164 प्रावधान करता है न्यायगमन के संबंध में, डिवोल्यूशन के संबंध में। अब यहां पर बात समझिएगा कि जो भूमि स्वामी है, भूधारी है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में उस भूमि का क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब जो है सेक्शन 164 देती है कि अगर ऐसा व्यक्ति जो भूस्वामी है, वह अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु पर उसकी भूमि जो है, उसकी जो स्वयं विधि है, जो पर्सनल लॉज है, उसके अंतर्गत जो वसीयत के प्रावधान है, उसके अंतर्गत जो उत्तरजीविती के प्रावधान है या विरासत के प्रावधान है, जिस पर्सनल लॉज के अनुसार जिस प्रकार से संपत्ति जो है वहनित होती है, जिस प्रकार से संपत्ति जो है ट्रांसफर होती है, संक्रांत होती है, उसी प्रकार से एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत जो भूमियां हैं वह संक्रांत होंगी, वह आगे जाएंगी। तो इस प्रकार से जो है सेक्शन 164 में ये सारे प्रावधान किए गए। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखिएगा, सेक्शन 164 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मित्रों, इसी के साथ आज का यह वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है चैप्टर 12 के अंतर्गत पार्ट ए जो निर्मित किया उसका हमने अध्ययन किया। अब यहां पर आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी के साथ साथ बेल आइकॉन बटन को भी हिट कर दें, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि जैसे ही हमारा जो नया वीडियो अपलोड होगा तो उसकी जानकारी जो है आपको हो जाएगी। और अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई डाउट्स है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आपको नीचे दिख रहा होगा, कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कर सकते हैं और हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मित्रों, होती है आपसे मुलाकात हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।